वस्तुओं का मूल्य गिर रहा हो और मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा हो तो ऐसी स्थिति मुद्रा अस्फीति कहलाती है। इसका प्रभाव क्या होता है इसको देखते हैं। पहला, ऋणी और ऋणदाता। ऋणी तथा ऋणदाता। अब स्थिति में ऋणी को हानि होती है और ऋणदाता को लाभ। वही मुद्रास्फीति वाला एग्जांपल, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को 2000 रुपया उधार दिया। 2 साल पहले उस 2000 रुपए से 4 शर्ट खरीदी जा सकती थी। दूसरे व्यक्ति ने, बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को 2500 रुपए 2 साल बाद लौटा दिया। इस दौरान अस्फीति हुई, डिफ्लेशन हुआ, मुद्रा का मूल्य बढ़ा, वस्तुओं का मूल्य घटा और 2000 रुपए में 6 शर्ट मिलने लगी। यानी 500 का प्रॉफिट भी हुआ और 2 शर्ट का और प्रॉफिट हुआ। यानी अस्फीति में ऋणदाता को लाभ होता है, ऋणी को हानि होती है। अगला देखते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक। अस्फीति में उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है, उत्पादक को नुकसान, क्योंकि उपभोक्ता को सस्ता मिलता है तो प्रॉफिट होता है और उत्पादक को हानि होती है क्योंकि सस्ता बिकता है। रोजगार घटता है और कैसे घटता है इसको आगे चलकर बताएं। चौथा, निर्यात बढ़ता है, आयात घटता है। पांचवा, किसान वर्ग को हानि होती है क्योंकि उसका उत्पादन सस्ता बिकता है। इसी तरह से स्थिर आय वर्ग जिसके इनकम फिक्स है, लाभ होता है और अस्थिर आय वर्ग को हानि होती है। अस्थिर आय वर्ग को हानि। इसी तरह से स्थिर संपत्ति यानी जैसे मान लो किसान विकास पत्र खरीद के रखे हो तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, इस तरह से माने डिफ्लेशन के प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे अस्फीति को रोकने के उपाय। अस्फीति को रोकने के उपाय। पहला, विभिन्न ब्याज दरों में कमी। विभिन्न ब्याज दरों में कमी।
देखिए आरबीआई और अदर बैंक रेपो दर को लेते हैं। इसमें आपने पढ़ा जिस दर से आरबीआई अपने सदस्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है वो दर क्या है? रेपो दर। वर्तमान में 4% है। रेपो दर को घटा देते हैं, घटा के कर दिया 3%, तो बैंकों की तरलता बढ़ेगी और ऋण सस्ता होगा। ऋण सस्ता, सपोज कीजिए रेपो दर घट गया 4% से 3% हो गए। ऐसी स्थिति में बैंकों की तरलता बढ़ेगी, ऋण सस्ता होगा, यानी इनको सस्ता मिलेगा अदर बैंकों को, तो अदर बैंक जनता को सस्ता देंगे, जनता को सस्ता देंगे तो जनता ज्यादा डिमांड करेगी, ज्यादा खर्च करेगी, यानी अस्फीति दूर होगी। इसी तरह से सीआरआर को ले लो। सीआरआर में आपने पढ़ा होगा आरबीआई अपने सदस्य बैंकों से कहती है आप अपनी मांग जमा का कुछ परसेंटेज हमारे पास रखें। उस परसेंटेज की दर सीआरआर है। वर्तमान में है 3%, घटा दो 2% कर दो, धन का फ्लो अदर बैंकों की साइड हो गई, बैंकों की तरलता बढ़ गई। ऐसी स्थिति में ऋण क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। जब ऋण सस्ता हो जाएगा जनता ज्यादा लेगी, ज्यादा खर्च करेगी, ज्यादा डिमांड करेगी, ज्यादा बिकेगा, यानी अस्फीति दूर होगी। इसी तरह से दूसरा देखते हैं मूल्य का स्वतंत्र निर्धारण। स्वतंत्र निर्धारण, जब डिमांड और सप्लाई के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है, बाजार द्वारा मूल्य निर्धारित होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है, तो मूल्य का स्वतंत्र निर्धारण हो। जैसे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, तो सप्लाई को कम करने के लिए उत्पादन कम कर देंगे, उत्पादन कम कर देंगे तो अपने आप अस्फीति दूर हो जाएगी। इसी तरह से तीसरा उत्पादन में कमी है। आपने पढ़ा डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसलिए अस्फीति की स्थिति है। तो इसमें करेंगे क्या? निवेश को घटाएंगे, रोजगार घटेगा, उत्पादन घटेगा, मांग घटेगी, फिर सप्लाई घटेगा, और ये तब तक घटता रहेगा जब तक डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई और डिमांड इज लेस देन सप्लाई नहीं। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई नहीं। ऐसी स्थितियों में अस्फीति दूर होगी, यानी अस्फीति में आप एक पॉइंट आया था ना, रोजगार घटता है, डिमांड ज्यादा कम है, सप्लाई ज्यादा है,
तो निवेश घटा देंगे, निवेश घटेगा तो रोजगार घटेगा, रोजगार घटेगा तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगा तो फिर वही चक्र चलेगा, निवेश घटेगा और तब तक घटता रहेगा जब तक डिमांड बराबर सप्लाई अथवा डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई नहीं, यानी अस्फीति को रोकने के उपाय। इसी तरह से चौथा देखते हैं, करारोपण में कमी। $80,000 पर 20,000 टैक्स ले रहा था तो बच रहा था 60। अब टैक्स घटाना है तो टैक्स को घटा दीजिए, 80,000 में 5,000 टैक्स है तो बचेगा 75,000, जैसा कि पहले एग्जांपल ले चुका हूं। तो ज्यादा रहेगा, ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा डिमांड होगी तो बढ़ा हुआ उत्पादन बिकेगा और अस्फीति दूर होगी। सेम इसी तरीके से कार्य के बदले मुद्रा में मजदूरी, मुद्रा में मजदूरी, कार्य के बदले मुद्रा में मजदूरी, कार्य कराएंगे और उसके बदले क्या देंगे, मुद्रा देंगे, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, खरीदने की शक्ति बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, बढ़ा हुआ उत्पादन बिके और मुद्रा और स्फीति दूर। तो ये तो था आपका डिफ्लेशन ऑफ मनी। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों का सम्मिलित रूप, यानी मुद्रास्फीति और अस्फीति का सम्मिलित रूप, जैसा कि इंडिया में स्वभावतः पाया जाता है, यानी स्टैगफ्लेशन, स्फीति युक्त मंदी। स्टैग स्टैगफ्लेशन, इसको एग्जाम में भी पूछता है तो इसी तरह लिख देता है एग्जामिनर, स्टैगफ्लेशन। इसको कहते हैं, स्टैग मतलब होता है अवरोध, फ्लेशन मतलब प्रसार, अवरोध और प्रसार दोनों साथ साथ, स्टैगफ्लेशन। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं, जब मुद्रास्फीति के साथ साथ अस्फीति की भी स्थिति पाई जाए तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी स्टैगफ्लेशन बराबर मुद्रा स्फीति प्लस मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति, इन्फ्लेशन प्लस डी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति प्लस मुद्रा अस्फीति। कभी कभी कमीशन पूछा है तो लिख दिया है, ऑप्शन बना दिया है, उच्च स्फीति प्लस उच्च अस्फीति अथवा बेरोजगारी, बेरोजगारी। बेरोजगारी स्टैगफ्लेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लो ये आपका बोर्ड भारत है और यहां पर कपड़ा उद्योग है,
इसमें मूल्य बढ़ रहा है, यानी स्फीति। यहां पर कृषि उद्योग है, कृषि व्यवसाय है। यहां पर मूल्य घट रहा है, यानी अस्फीति। यहां पर कागज उद्योग है, यहां पर मूल्य बढ़ रहा है, स्फीति। यहां पर बंदरगाह है, यहां पर मूल्य घट रहा है, यानी अस्फीति। जब एक ही अर्थव्यवस्था में इस तरह की विभिन्न स्थितियां पाई जाएं, यानी महंगाई भी हो और सस्ता भी हो, स्फीत भी हो और अस्फीत भी हो, इन्फ्लेशन भी हो, डिफ्लेशन भी हो, तो ऐसे स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी मुद्रास्फीति प्लस मुद्रा अस्फीति। इसको दूर करने के लिए विभेदात्मक मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति का सहारा लेते हैं। इसको दूर करने के लिए विभेदात्मक मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का सहारा लेते हैं। यानी विभेदात्मक मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति है क्या? जैसे जहां अस्फीति है वहां ब्याज दर घटाए जाएंगे, जहां स्फीति है वहां ब्याज दर बढ़ाया जाएगा, जहां स्फीति है वहां टैक्स बढ़ाए जाएंगे, जहां अस्फीति है वहां टैक्स घटाए जाएंगे। इसको कहते हैं विभेदात्मक मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति। मुद्रा और बैंक पढ़ाते समय मैंने बताया होगा मौद्रिक नीति कौन बनाता है, राजकोषीय नीति कौन बनाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, मनी और बैंक पढ़ाते समय बताया, यानी स्टैगफ्लेशन। अब हम लोग आगे देखेंगे मंदी, रिसेशन। मंदी क्या है, रिसेशन क्या है? मंदी, रिसेशन रिसेशन जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक गिरावट दर्ज की जाए तो यह मंदी का संकेत। अगर इसको रोका नहीं गया तो यह अर्थव्यवस्था के संपूर्ण भाग में फैल जाएगा और चारों तरफ निराशाजनक स्थिति होगी। जैसे देखो अर्थव्यवस्था बनती कैसे है? अर्थव्यवस्था बनती है प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र से, यानी उद्योग से। तीसरा तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा, सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल हो सकता है पर्यटन भी इसके अंतर्गत आता है, सेवा के अंतर्गत। अब इसमें हमको समझना है मंदी, रिसेशन।
है क्या? मान लो प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट हो रही है, यानी अस्फीति, गिरावट। प्राथमिक क्षेत्र का गिरावट द्वितीयक को प्रभावित करेगा, द्वितीयक का गिरावट तृतीयक को प्रभावित करेगा, और सब मिलकर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इसको कहते हैं मंदी अथवा रिसेशन। अब हम लोग देखेंगे भारत में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन इन इंडिया। सामान्यतया भारत में मुद्रास्फीति WPI है, थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है। इसके आंकड़े जनवरी 1942 से उद्योग मंत्रालय तैयार करता। पहले यह साप्ताहिक आधार पर होता था। जनवरी 2012 में आर्थिक सलाहकार परिषद के एक निर्णय के अनुसार अब इसके आंकड़े मासिक बनाए जाते हैं, यानी आंकड़े हर महीने आते हैं, पहले हर सप्ताह आते थे। जनवरी 2012 से इसका आधार वर्ष बदल दिया गया है, यानी 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया, यानी WPI का आधार वर्ष 2011-12। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से। इसके आंकड़े बन रहे हैं जनवरी 1942 से साप्ताहिक आधार पर। जनवरी 2012 में आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक निर्णय लिया जिसमें इसके आंकड़े मासिक बनने लगे। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। हो सकता है मई 2022 से इसका आधार वर्ष परिवर्तित हो जाए, लेकिन वर्तमान में कितना है? 2011-12। इसी तरह से औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन भत्ते और महंगाई भत्ते का निर्धारण CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से होता है। सवाल पूछा होगा, बहुत जगह सवाल आया होगा, कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं? CPI के आधार। इनके आंकड़े CSO तैयार करता है, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस के नाम से जाना जाता है, यानी NSO। फरवरी 2012 में CPI का नाम बदल दिया और कर दिया NCPI, यानी नव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
अब यह गांव और शहर के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है, यानी एनसीपीआई बराबर R+U, यानी न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी नव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गांव और शहर दोनों को शामिल करके बनाया जाता है। फरवरी 2012 से इसके आधार वर्ष को 2012 कर दिया। इसके अंतर्गत 5 चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी, उसको देखते हैं। पहला, खाद्य, पेय तथा तंबाकू। दूसरा, कपड़ा तथा फुटवेयर। तीसरा, ईंधन तथा सेवाएं। चौथा, हाउसिंग यानी घर मकान। और पांचवा, विभेद यानी अदर चीजें, विभेद। तो ये 5 चीजें शामिल होती हैं। खाद्य, पेय और तंबाकू, कपड़ा तथा फुटवेयर, ईंधन तथा सेवाएं, हाउसिंग और विभेद। मान लो अगर सवाल आ जाता है कि भारत में मुद्रास्फीति की माप कैसे, और ऑप्शन बना देता है ए WPI, बी NCPI, सी दोनों, डी कोई नहीं, तो आपको करना है ऑप्शन सी कि दोनों के आधार पर। मान लो NCPI नहीं बनाता है ऑप्शन, इसकी जगह बना देता है IPI, तो इस स्थिति में आपका ऑप्शन सही होगा WP, यानी इस तरह से आपको सवाल करना है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग मिलेंगे टैक्सेशन, कराधान, टैक्सेशन। बेटा ऑफिस से आप पता करिए PDF कब मिलेगा, ऑफिस से आप पता करिए, हमें कोई जानकारी नहीं है, ऑफिस से आप पता करिए। और कल हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन यानी कराधान, टैक्सेशन, TAXATION, टैक्सेशन। जय हिंद।